हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 11 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर्स में हम बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ बेसिक सब्जेक्ट से इनका जुड़ाव भी देखेंगे ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक की तैयारी लगातार बनी रहे। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और बैंकिंग के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यह पूरा वीडियो हिंदी में होगा, हिंदी में ही आपको स्लाइड मिलेगी और हिंदी में ही आपको समझाया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए टॉपिकों को डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज हम ई संजीवनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ई संजीवनी ओपीडी क्या है, माथेरन और तितली प्रजाति इनके बीच में क्या संबंध है, हम इसको देखेंगे। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई, इसके इतिहास को जानेंगे। 2020 को दिल्ली में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत की शुरुआत की गई। सिंधु जल समझौता को डिटेल से समझेंगे। कृषि अवसंरचना निधि हाल ही में किसानों की भलाई के लिए इसको मंजूरी दी गई, जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको शुरू किया गया है। तो आइए आज की पहली न्यूज को डिस्कस करते हैं। ई संजीवनी, यह खबरों में क्यों है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्मों पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह क्या है और कब शुरू हुआ? नवंबर 2019 से बहुत कम समय में ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी टेली परामर्श 23 राज्यों द्वारा शुरू किया गया, जिनमें लगभग 75% भारत की आबादी रहती है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 प्रकार के टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम बनाया है, जैसे कि डॉक्टर टू डॉक्टर इसमें टॉक कर सकते हैं और रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श। पूर्व की जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यक्रम है, उसके तहत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था नवंबर 2019 में, और यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। आप ये यहाँ पर फिगर को देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कर दो पहले, उसके बाद लॉगिन किया जाएगा। फिर वेटिंग रूम में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा डॉक्टर की बैकअप कॉल आने के लिए, उसके बाद आपको कंसल्टेशन दे दी जाएगी और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है माथेरन से। अब सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। माथेरन एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर ये लोकेशन देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि यह पश्चिमी घाट रेंज पर स्थित है। अब हाल ही में यहाँ 125 वर्षों के अंतराल के बाद लगभग 140 दुर्लभ प्रजातियाँ पाई गई तितली की, और पिछली बार 1894 में तितलियों को इस इको सेंसिटिव जोन में संहिताबद्ध किया गया था। मतलब कि ये वाला क्षेत्र तितलियों के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और 125 साल बाद अभी 140 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में तितलियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां किस स्टेट में पाई गई हैं, तो महाराष्ट्र में पाई गई हैं, और स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो माथेरन में। ये आप तितलियों की प्रजातियों को कुछ देख सकते हो। आइए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि किनको नियुक्त किया गया। तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह किनका स्थान लेंगे? यह अरविंद सक्सेना का स्थान लेने वाले हैं। ये हैं, आप इनकी पिक्चर को देख लो। अब आइए अपन कुछ बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में जानकारी दी गई है। यदि वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और यदि वह राज्य आयोग का है तो उसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उतने वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और अगर राज्यों के मामले में बात कर लें तो राज्य आयोग है या संयुक्त आयोग है, उसकी दशा में 62 वर्ष होगा। 6 वर्ष तो रहेगा लेकिन 62 वर्ष। तो आप यहाँ पर सेंट्रल का याद रखना 6/65।
और स्टेट का याद रखिएगा 6 × 62। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगर वह अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के पद में दोबारा नहीं बैठेगा, सदस्य है तो सदस्य के पद में दोबारा नहीं बैठेगा। लेकिन एक फैक्ट ये है कि अगर वह सदस्य है तो वह अध्यक्ष के पद पर बैठ सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति हो सकती है, मतलब कि वो सदस्य से अध्यक्ष के रूप में प्रमोट हो सकता है, किंतु उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए या उनको नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र हो सकता है। तो आप याद रखिएगा सेंट्रल और स्टेट, यहाँ पर दो, एक तो अध्यक्ष हो गया, एक मेंबर हो गया, ठीक है। तो ये बन सकता है और यहाँ के जो हैं अध्यक्ष और मेंबर, ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर किसी भी पद में नियुक्त हो सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना, राष्ट्रपति के आदेश से केवल कदाचार के आधार पर ही उसे उसके पद से हटाया जाएगा और कदाचार के विरुद्ध जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन की जा सकती है। तो आप ये याद रखिएगा 317 में राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार अगर हुआ है तो इसको हटाया जा सकता है और उसकी जांच 145 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और इनके आधार क्या हो सकते हैं हटाने के, तो या तो वो दिवालिया हो जाए या फिर लाभ के पद में हो या फिर संवैधानिक कदाचार उसने किया हो। आइए नेक्स्ट न्यूज को जान लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है लोक अदालत से। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा 8 अगस्त 2020 को दिल्ली में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। ठीक है, तो दिल्ली में पहली बार हुआ। अब आइए जान लेते हैं लोक अदालत क्या है। लोक अदालतें एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल किए जाने से पूर्व चरण में ही, मतलब कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे ना जाकर यहां पर जा सकते हैं और अपना शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जा सकता है। लोक अदालतों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। आइए इसके कुछ बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं। इनके संवैधानिक आधार क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आर्टिकल 39A में समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। तो आर्टिकल 39A से इसका अटैचमेंट है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1) कहता है कि राज्य के लिए विधि के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करना अनिवार्य है। तो ये आर्टिकल इससे जुड़ जाते हैं। तो प्रस्तावना भी अपन ने देख ली और सेकंड 39A भी देख लिया, 14 और 22 में भी इसके प्रावधानों को हमने देखा। तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसके कुछ वैधानिक स्थिति को भी हम जान लेते हैं। जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1987 के तहत लोक अदालतों को किसका दर्जा दिया गया? वैधानिक का। तो अगर कहीं क्वेश्चन बन के आए कि क्या ये संवैधानिक है, तो नहीं जी, ये संवैधानिक नहीं है, इनको वैधानिक का दर्जा दिया गया है। अब इनके निर्णय के बारे में अपन बात कर लेते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का फैसला माना जाता है। यह सभी पक्षों पर, याद रखिएगा सभी। अब यहाँ पर ये मत करिएगा कि क्वेश्चन आ जाए और सभी ओनली कुछ ऐसे वर्ड आपने देखे और सभी के हिसाब से आप काट दें। तो यहाँ पर सभी है, सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होगा, इनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोक अदालतों द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। आप जो आपका बेसिक मतलब कि मुकदमा दायर करने का अधिकार है उसके तहत जा सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो आइए नेक्स्ट न्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है सिंधु जल समझौते से, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा, तो आप इसको एक रिवीजन के तौर पर समझ सकते हैं। सिंधु जल समझौता
एक जल वितरण समझौता है जो वर्ष 1960 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। ठीक है, तो विश्व बैंक ने मध्यस्थता करवाई थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे और पाकिस्तान के अयूब खान थे। तो आप ये काफ़ी सारे पॉइंट हो गए, इनको याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो पूर्वी नदियां हैं जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी पर पूरा नियंत्रण किसका है? भारत का। और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां दी गई हैं जिसमें कि सिंधु, चेनाब और झेलम। अब संधि के अनुसार पाकिस्तान और भारत के जल आयुक्तों को वर्ष में 2 बार मिलना ही चाहिए और इसलिए यह न्यूज़ हाल ही में खबरों में रही क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बैठक करने की मांग की थी वर्चुअल तरीके से, लेकिन भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। जल प्रवाह और उपयोग किए जा रहे पानी की मात्रा का विवरण, नदियों के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए मीटिंग होनी चाहिए। नया विवाद संबंधित है जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बने रतले, तो आप ये याद रखिएगा रतले डैम, ठीक है, रन ऑफ द रिवर एक डैम होगा, उस परियोजना से संबंधित दोनों में विवाद हो गया। ठीक है, आप ये ब्यास नदी को देख लीजिए, रावी नदी, सतलज, तो ये पूर्वी नदियाँ हो गई, भारत को इसका कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, और ये चेनाब, झेलम और इंडस, इनका पूरा कंट्रोल किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। यहाँ पर 80 और 20% का कॉन्सेप्ट भी लगता है कि पूर्वी नदियों का मतलब 80% भारत यूज करता है, लेकिन अगर चाहे तो 20% पाकिस्तान भी यूज कर सकता है और सेम कंडीशन पश्चिमी नदियों के साथ भारत को भी छूट दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज को जान लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है कृषि अवसंरचना निधि से। यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की गई है। इस योजना का आरंभ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो प्रोग्राम हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। 1 लाख करोड़ रुपए की यह योजना है। दूसरा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको शुरू किया गया है। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हो, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का। यह सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब कि 100% केंद्र द्वारा फंडित, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आती है तो वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर योजना को चलाते हैं। अब कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल के उपरांत प्रबंधन अवसंरचना करने और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजना में निवेश करने के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा इसमें दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इसमें मध्यम दीर्घकालिक कर्ज दिया जाना है। ठीक है, इस योजना की अवधि ये याद रखिएगा 2020 से 2029 तक होगी, यानी कि 10 वर्ष की होगी। आइए कुछ और बिंदुओं को देख लेते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसमें छूट की बात कर लेते हैं। सभी प्रकार के ऋणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में कितने % की छूट दी जाएगी? 3% की छूट, और वो भी कब तक? 7 वर्षों तक। तो आप इसको याद रखिएगा, टोटल स्कीम 10 वर्षों के लिए है, लेकिन 7 वर्ष तक इसमें छूट दी जाएगी। अब इसका प्रबंधन कौन करने वाला है? कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। और अगर निगरानी की बात कर लें तो राष्ट्रीय और राज्य और जिलेवार शिकायत कमेटियां भी इसमें गठित होंगी, ताकि अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पर जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसमें पात्रता कौन कौन रख सकता है। योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को, विपणन सहकारी समितियों को, किसान उत्पादक संगठनों को, स्वयं सहायता समूहों को तथा किसानों को, संयुक्त देयता समूहों यानी कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को, कृषि उद्यमियों को और स्टार्टअप को भी इसमें शामिल किया गया है। इनको इसमें ऋण दिया जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि डेली के नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो और जो स्टार्ट विद प्राउड टीम की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये थी आज की डिस्कशन, तो धन्यवाद।